हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वाला हूं, बहुत ही बेहतरीन चीज समझने वाला हूं। ये वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि इस भारत में रहने वाले हर उस व्यक्ति के लिए है जो भैया मिट्टी से जुड़ा हुआ है। और मुझे पता है कि भारत का हर एक नागरिक कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी से जुड़ा हुआ है। खासकर ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जो कि आगे एग्जाम्स देने वाले हैं, और उन सभी लोगों के लिए है, उनके माता और पिता के लिए भी है जो कि खेती से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि भैया हम खेती कहां पर मिट्टी में ही करते हैं। घर कहां बनाते हैं? मिट्टी बनाते हैं। एवरी चीज के लिए, सारी चीजों के लिए भैया क्या है, मिट्टी महत्वपूर्ण है। तो आज हम जानने वाले हैं अपनी मिट्टी के बारे में, देश की मिट्टी के बारे में जानेंगे, है ना। चलो। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो आज हम अपने देश की धरती के बारे में जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारे देश की धरती सोना चांदी उगल रही। आइए जानते हैं। आज का टॉपिक है भैया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से और कृषि की दृष्टि से। तो क्यों ना हम जान लें। मैं यकीन मानता हूं और आपको भी मानना चाहिए, अगर भैया आप अपनी मिट्टी के बारे में समझ जाते हैं ना, तो आपके एग्जाम में तो बेहतर मार्क्स आएंगे। लेकिन जो लोग कृषि करते हैं, खेती किसानी करते हैं, उनकी फसल की पैदावार भी बढ़ जाती है। ये बात आप जानते हैं नहीं? चलिए, तो आज हम जानेंगे अपने देश की मिट्टी के बारे में। भैया सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है भारतीय मिट्टी का निर्माण, क्षेत्र और विकास। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतीय मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं और उसका विकास कैसे होता है। चलिए, सबसे पहले जब हम आगे चलते हैं तो आप ये बहुत प्यारा सा स्लाइड देख रहे हैं। इधर आप देख रहे हो कि बड़ा सा भारत का नक्शा लगा हुआ है, जहां पर अलग अलग रंग की मिट्टी दिखाई गई, कहीं पर लाल, कहीं पर पीली, है ना, दोमट वाली, सारी आज बहुत तरीके की मिट्टियां होती हैं भैया। आज उन सारे प्रकार की मिट्टियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बिना समय को गंवाए हुए आज हम क्या करते हैं, इन मिट्टियों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको मिट्टियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, आप मिट्टियों के प्रकार में जानते हैं, तो कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ, हमको मिट्टी के बारे में इतनी जानकारी पता है, इतनी जानकारी पता, जो भी आपको पता है मिट्टी के बारे में आप लिखिए। ठीक है। चलिए, और मैं यकीन करता हूं कि आप जब ये वीडियो देख लेंगे उसके बाद आप मिट्टी के बारे में जो जानकारी है वो 100% बूस्ट होगी। आपको पता चलेगा, अरे ऐसा भी होता है मिट्टी के बारे में, हमको तो पता ही नहीं था। ऐसा वाला रिएक्शन आपके फेस से निकलना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं भैया मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि इस सृष्टि की रचना ही किससे हुई है, मिट्टी के निर्माण से हुई है। तो आइए जानते हैं मिट्टी के निर्माण की। इधर देख रहे हैं कितनी प्रकार की मिट्टी है। इधर देख रहे हैं मिट्टी का भैया ऊपर घास फूस जगा हुआ है, नीचे से इधर कंकड़ चट्टान पत्थर है सब, और ऊपर क्या है भैया, मिट्टी देख रहे हैं जहां पर ये घास हरी हरी उगी हुई है। आइए इसके बारे में जानते हैं किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले भैया मिट्टी का निर्माण जो होता है, मिट्टी की जो नींव होती है, आपको पता है कि हम कुछ भी बनता है उसका सबका एक बेस होता है। क्या होता है भैया? बेस होता है। तो ये बेस ऑफ सॉइल है। क्या है? ये जो चट्टानें आप देख रहे हैं इस प्रकार की, ऐसे पीली काली लाल ऐसी ये चट्टान देख रहे हैं, इधर ये चट्टानें देख रहे हैं, तो भैया ये जो चट्टानें हैं यही मिट्टी के निर्माण का बेस है। इसी से मिट्टी का निर्माण होता है। किस प्रकार से इनसे मिट्टियों का निर्माण होता है आइए जानते हैं। तो भैया जब चट्टानों में अपक्षय की प्रक्रिया होती है, क्या होती है? अपक्षय की प्रक्रिया। अब ये अपक्षय की प्रक्रिया क्या है सर, हमको नहीं पता है भैया, हमको नहीं पता है, बताइए। आइए बताते हैं अपक्षय क्या होता है। तो देखो, सबसे पहला मिट्टी निर्माण का जब प्रक्रिया शुरू होता है तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है भैया? अपक्षय। अपक्षय क्या होता है कि अपक्षय के कारण चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटकर मिट्टी का निर्माण शुरू होता है। हवा और पानी जैसे प्राकृतिक तत्वों से प्रभावित यह प्रक्रिया पौधे के जीवन के लिए आवश्यक उपजाऊ मिट्टी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कहने का है कि भैया जब कोई भी चट्टान होती है, जो आप इधर चट्टान देख रहे हैं ना, ये चट्टान देख रहे हैं, इस पे क्या है भैया? प्रभाव पड़ता है। किसका? हवा का। हवा का प्रभाव पड़ता है, मानसून का प्रभाव पड़ता है ना। उसके बाद भैया पानी का, जो बारिश होती है ना, बारिश का प्रभाव पड़ता है। इन सारी जो है, उसके बाद ताप का प्रभाव पड़ता है, जो सूर्य से गर्मी निकलने वाली है। ये सारे प्रभाव मिल करके क्या करते हैं, इस चट्टान को छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इससे क्या, ये छोटे छोटे टुकड़े जो है किसमें बदलते हैं? ये छोटे टुकड़े जो होते हैं इनसे होता है मिट्टी का निर्माण। मिट्टी का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ, अभी चट्टान छोटे टुकड़ों में टूटी है। मिट्टी कैसे बनेंगे? क्योंकि मिट्टी वो होती है जो उपजाऊ होती है। मिट्टी तो उपजाऊ होती है ना, मिट्टी में उपजाऊ तत्व पाते हैं, इसमें कोई उपजाऊ तत्व नहीं है भैया, ये तो छोटे छोटे कण हैं। आइए जानते हैं अब ये जो छोटे कण चट्टानों से टूटे हैं ये किस प्रकार से मिट्टी में बदलते हैं, आइए इसको जानते हैं। तो देखो, मिट्टी के समय की भूमिका। भैया कोई भी चट्टान छोटे टुकड़ों में टूटती है तो उसमें एक समय सीमा लगती है। बहुत ही कोई छोटा प्रोसेस नहीं है कि आज एक चट्टान है, आज इसमें हवा लगी, आज इसमें ताप मिला, आज इसमें पानी बरसा और आज ही ये बिखर करके मिट्टी बन गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
चाहे वो मेरे विद्यार्थी देख रहे हो, मेरे छात्र छात्राएं देख रहे हो, या फिर ये वीडियो उनके मम्मी पापा या जो भी मेरे दादा दादी नाना नानी चाचा चाची बुआ फूफा जो भी देख रहे हैं, सारे लोग, हाँ मुझे कुछ भी मान लीजिए, जो भी देख रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि भैया जो हम मिट्टी को बचाते नहीं, मिट्टी का बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि इस मिट्टी को बनने में करोड़ों वर्ष लगे हुए हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो मिट्टी के विकास में समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से मूल पदार्थ में को समृद्ध उपजाऊ मिट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसके पारिस्थितिकी तंत्र फल फूल सकते हैं और विविध प्रकार के पौधे और जीव जंतुओं के जीवन का समर्थन कर सकते हैं। भैया मिट्टी को बनने में एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत ज्यादा समय लगता है। मतलब कितने सालों की धूप, कितने सालों की बारिश, कितने सालों की हवा, कितने सालों की बदलती हुई मानसून क्षमताएं जो होती हैं, उनसे क्या होती हैं, जो चट्टानें हैं वो कमजोर होती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। मिट्टी निर्माण पर स्थलाकृति का क्या प्रभाव होता है? जो ये ऐसे स्थलाकृति, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर मैदान है, इनका भी बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होते हैं आइए जानते हैं। तो स्थलाकृति मृदा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भूदृश्य को आकार देती है और जल निकासी, अपर्दन और पोषक तत्वों के वितरण को प्रभावित करती है। विभिन्न ऊंचाइयों के कारण विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जो पारिस्थितिकी विविधता को बढ़ावा देती हैं, और इसी के कारण क्या होता है भैया, मिट्टी का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, समझते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। अब ये एक शॉर्ट प्रोसेस दिया हुआ है, किस प्रकार से कितने चरणों में मिट्टी का विकास होता है। पहला चरण है भैया प्रारंभिक अपक्षय, जो कि आपको पहले बताया गया। दूसरा चरण है जैविक संचय, और तीसरा है मृदा विकास, और चौथा है परिपक्व मृदा प्रोफाइल। यहां से भैया होता है ये पहला प्रक्रिया है, जहां पर चट्टानें टूटती हैं और टूट कर छोटे कणों में बनती हैं, और ये अंतिम चरण है, जब कोई मिट्टी क्या है भैया, पूर्ण रूप से फॉर्मिंग के लिए रेडी हो जाती, फॉर्मिंग के लिए तैयार हो जाती है। ये वाला स्टेप है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो प्रारंभिक अपक्षय, यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब भौतिक और रासायनिक अपक्षय के माध्यम से चट्टानें टूटती हैं, जिससे छोटे छोटे कण बनते हैं, जो मिट्टी के निर्माण की नींव रखते हैं। आगे चलते हैं, जैविक संचय क्या होता है। तो जैसे जैसे पौधे और सूक्ष्म जीव मरते हैं और विघटित होते हैं, कार्बनिक पदार्थ जमा होते जाते हैं, जिससे विकसित हो रही मिट्टी जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को समृद्ध हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब छोटे छोटे चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, तो भैया घास फूस, पत्तियां, छोटे छोटे जीव मरते हैं, पत्तियां सड़ती हैं, और उनके जो पोषक तत्व होते हैं वो इन चट्टानों के कणों में मिल जाते हैं, जिससे इन कणों के अंदर क्या हो जाती है, उपजाऊ क्षमता बढ़ने लगती है। आगे चलते हैं, मृदा विकास। तो समय के साथ मिट्टी का विकास जारी रहता है, जिससे परतें बनती हैं और अलग अलग क्षितिज विकसित होते हैं, जो इसकी संरचना, उर्वरता, नमी बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। मतलब ये प्रक्रिया चलती रहती है, और जिस प्रकार के पोषक तत्व उस मिट्टी में मिलते जाते हैं, उस प्रकार से भैया मिट्टी की परतें बनती हैं। आपको पता है कि हमारी मिट्टी कई प्रकार की होती है, आगे उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर एक दौर आता है जब पूरी रूप से क्या हो जाती है, मिट्टी खेती के लिए तैयार हो जाती। कौन सा है? तो एक पूर्ण विकसित मृदा संरचना उभरती है, जिससे खनिज और कार्बनिक पदार्थों को भरपूर विभिन्न परतें होती हैं, जो विविध परिस्थितियों, तंत्रों और कृषि के लिए एक स्थिर वातावरण प्रदान करती हैं, जहां पर हम क्या करते हैं भैया, खेती करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें दो चीजों के थोड़ा सा मुझे और समझाना है, एक जैविक संरचना संचय समझाना है। तो आइए चलते हैं। मृदा निर्माण में जलवायु की भूमिका क्या होती? क्या भैया, मृदा निर्माण में जलवायु की भी भूमिका होती। किस प्रकार से जलवायु की भूमिका होती? तो आपको पता है कि पहले बारिश होती, क्या होती भैया, बारिश होती है, और पूरी जो चट्टानें होती हैं उनमें पूरा खूब गीली हो जाती हैं। आप देखे होंगे कि जो आपके घरों में मैक्सिमम सारे लोगों के घरों में क्या है भैया, पन्नी डाली जाती, छप्परे ऊपर जो छप्पड़ ऊपर डाले जाते हैं घर में, उन पे पॉलीथीन डाली जाती, ताकि पानी आसानी से नीचे चला जाए, घर के अंदर पानी ना टपके। लेकिन आप देखते हैं कि जब कई सालों तक वो पॉलीथीन पड़ी रहती है, तो पहले बारिश होती है, बारिश के बाद धूप निकलती है, और धीरे धीरे वो पन्नी जो है सड़ जाती है, प्लास्टिक सड़ जाता है, और सड़ने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में उड़ने लगता है। सोचो, प्लास्टिक जो एक समय फट नहीं रहा था खींचने से, आज वो पूरी तरीके से सड़ चुका है। कैसे सड़ गया? क्योंकि भैया उसमें जलवायु का प्रभाव पड़ा, हवा का प्रभाव पड़ा, उसमें पानी का प्रभाव पड़ा। देखो आपको पता है, जो भी हमारे जब पानी होता है, पानी और धूप जब पड़ते हैं, तो भैया उनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके चलते ये पॉलीथीन कमजोर होने लगती है। उसके बाद ये तो हो गया, एक प्रक्रिया ये हो गई कि जो पेड़ होते हैं ना, ये जो वनस्पतियां हैं, ये जब सड़ती हैं तो उन कणों से मिलती हैं, और कणों, इनके पास जो रासायनिक पोषक तत्व होते हैं, उस मिट्टी में मिल करके उस मिट्टी को क्या कर लेते हैं भैया,
पोषक बना देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। आगे आइए चलते हैं तो जैविक गतिविधि क्या होती है, थोड़ा मैंने पहले बताया था। तो आपको पता है कि मिट्टी के निर्माण में केंचुए और पौधे में जड़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे पोषक तत्वों के चक्रण को बढ़ाते हैं, वायु संचार को बढ़ावा देते हैं और मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं, जिससे एक स्वस्थ परिस्थिति तंत्र का समर्थन होता है और पौधों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। देखो, ये जो केंचुए होते हैं ये क्या करते हैं, नीचे की जो मिट्टी उपजाऊ हो चुकी है, जिसमें ह्यूमस मिल चुका है, उसको ऊपर लेकर आते हैं। उसके बाद ये जो जड़ें हैं, ये जड़ें ऊपर से ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, अन्य गैसों को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं और नीचे जड़ों तक लाती हैं और ये जड़ें उन गैसों को मिट्टी में मिलाने का कार्य करती हैं। ये जो केंचुए हैं ये भैया क्या करते हैं, आजकल तो बहुत कम ही केंचुए देखने को मिलते हैं। एक समय होता था जब हम छोटे होते थे, बारिश होती थी तो घरों में जहां पानी भर जाता तो खूब सारे केंचुए देखने को मिलते थे। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हमने इतना ज्यादा कर लिया है कि कहीं ना कहीं इन केंचुओं की स्थिति खराब हो गई और केंचुओं की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई और घटती चली जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं मिट्टी की संरचना को समझना। किस प्रकार से मिट्टी की संरचना को समझ सकते हैं, तो इधर आप देख सकते हैं ये वो मिट्टी है जब छोटे छोटे कणों में टूटने के बाद इसमें बहुत सारा ह्यूमस मिल गया है, बहुत सारे जीव जंतुओं के अवशेष मिल चुके हैं और ये पूर्ण रूप से मिट्टी में परिवर्तित हो चुकी है। आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। तो मिट्टी खनिजों, कार्बनिक पदार्थों, जल और वायु से बनी होती है, जिनमें से प्रत्येक वनस्पति जीवन को सहारा देने और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संतुलन सतत कृषि और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए आवश्यक है। इससे क्या होता है भैया, पर्यावरण में स्थिरता बनी रहती है। आगे चलते हैं तो अब हमको क्या जानना है, भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी। अभी तक हमने क्या जाना कि भैया भारत के अंदर कितने प्रकार की मिट्टी, भारत के अंदर किस प्रकार से मिट्टियों का निर्माण होता है, सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है। हमने सॉइल फॉर्मेशन जान लिया, हमने मिट्टियों का निर्माण जान लिया। अब हम जानेंगे कि इन जब मिट्टियों का निर्माण हो जाता है तो ये इन अपने पोषक अपनी उपजाऊ क्षमता के अनुसार क्या होती है भैया, इनको अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है, अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड कर दिया जाता है। तो हम पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। आइए जानते हैं। तो भारत की विविध मृदा भूदृश्य का अन्वेषण, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उनके पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से, उनकी भू आकृति के बनावट के अनुसार। लिखा हुआ है भारत में मिट्टी की कई किस्में पाई जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक इसकी विशाल कृषि और पारिस्थितिकी विविधता को विशिष्ट रूप से सहारा देती है। आइए चलते हैं आगे। पहला लिखा है भारत के मृदा क्षेत्र, मतलब कहने का मतलब है कि भारत के अलग अलग मिट्टियों के क्षेत्रों के बारे में हम जानने वाले हैं। लिखा हुआ है जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, जलोढ़ मृदा, जिसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल। भैया इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो ये नदी घाटियों में पाई जाने वाली उपजाऊ मिट्टी है। नदी घाटी मतलब जैसे यहां से नदी कोई बह रही है, मान लेते हैं यहां से गंगा नदी बह रही है। अगर यहां से गंगा नदी बह रही है, हालांकि तो मैप उल्टा हो गया, ये मैप उल्टा हो गया, गंगा नदी कुछ ऐसे बहेगी, गंगा नदी ऐसे बहेगी। अगर गंगा नदी ऐसे बहेगी तो इन क्षेत्रों में, इसके आसपास के क्षेत्रों में, इसका जो आसपास का क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी मिट्टी होती है भैया, वो एलुवियल सॉइल होती है, वो जलोढ़ मृदा होती है। और इस जलोढ़ मृदा के भी कई प्रकार होते हैं और यकीन मानो आपको हमेशा क्या पढ़ाया जाता है, दो प्रकार की मिट्टियां, जलोढ़ को दो प्रकार से बांटा जाता है, एक खादर और एक बांगर। लेकिन मैं आज बताने वाला हूं कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो 3 प्रकार की होती है। सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि जलोढ़ मिट्टी 3 प्रकार की होती है, नहीं होना चाहिए। आओ मैं बताता हूं कैसे। जब हम आगे चलते हैं तो एलुवियल सॉइल, अब सबसे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि एलुवियल सॉइल का निर्माण कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो नदी के द्वारा बहाकर लाई गई गाद, नदी के द्वारा बहाकर, बाढ़ के समय जो नदियां मिट्टी बहाकर लाती हैं वही जलोढ़ मिट्टी होती है। आइए जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण तब होता है जब नदियां बाढ़ के दौरान पोषक तत्वों से भरपूर तलछट जमा करती हैं, जिससे कृषि के लिए उपयुक्त उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये क्या हो गई, ये प्रक्रिया हो गई जलोढ़ मिट्टी के निर्माण की। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल, मतलब जलोढ़ मिट्टी के प्रकार। अब देखो जलोढ़ मिट्टी के 3 प्रकार यहां पर लिखा हुआ, एक भाबर, एक खादर और एक बांगर। आप हमेशा क्या पढ़ते हैं, आप हमेशा पढ़ते हैं खादर और बांगर, लेकिन एक प्रकार और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, भाबर। भाबर ऐसा होता है, ये भी सबसे, जैसे मान लो कि ये नदी है, जैसे मान लो कि भैया ये नदी है, ये एक नदी जा रही है, ये एक, मान लो कि ये एक क्या है, ये एक नदी जा रही है। अरे भाई क्या हो गया, ये एक
नदी जा रही है। ये नदी जो है ना, ये एक नदी है, ये एक नदी है। इस नदी के सबसे समीप जो मिट्टी पाई जाएगी, मान लेते हैं इस मिट्टी के सबसे समीप ये वाली मिट्टी पाई जाती है, फिर इसके बाद ये वाली मिट्टी पाई जाती है ना, और इसके बाद ये वाली मिट्टी पाई जाती है। तो अब इसमें जो लाल वाला कलर आपको दिख रहा है, ये क्या होगा, नदी के सबसे समीप है। तो जो नदी के सबसे नदी के जो किनारे हैं, उनके जो सबसे समीप होती है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, भाबर कहते हैं। और ये मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त तो होती है, परंतु इसमें इतने कंकड़ पत्थर होते हैं कि इसमें खेती करना बहुत कठिन होता है। नदी के किनारों के पास पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती। क्या भैया, जलोढ़ मिट्टी कहलाती। क्यों? क्योंकि ये नदी के सबसे पास पाई जाती, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती, परंतु इसमें इतनी चट्टानें होती हैं कि बहुत कठिन होता है, इसलिए हम इस पे खेती नहीं करते हैं। दूसरे नंबर की जो लाइन थी भैया, कृषि के लिए आदर्श, जिसे हम क्या कहते हैं, खादर। भैया कृषि के लिए आदर्श उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें खूब सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसमें कंकड़ चट्टानें भी नहीं पाई जाती हैं, बहुत ज्यादा, बहुत कम पाए जाते हैं। तो खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसे हम खादर कहते हैं। उसके बाद और आपसे पढ़ा जाता है नई जलोढ़ को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भैया ये क्या है, सबसे ज्यादा खेती के लिए उपयोगी और सबसे ज्यादा इसमें क्या है, पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये नई जलोढ़ है। उसके बाद आता है बांगर। बांगर क्या होता है भैया, ये पुरानी जलोढ़ है, मतलब जो पहले कभी उपजाऊ हुआ करती है, परंतु अभी जो नई वाली जलोढ़ है उसके अपेक्षा ये कम उपजाऊ है। ये नदियों के सबसे दूरी किनारों पर पाई जाती है, इसलिए इसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, इसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। तो आज से आप क्या बताओगे, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होता है भाबर, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। आगे चलेंगे, अगले नंबर पर आता है एलुवियल सॉइल के क्षेत्र, मतलब जो एलुवियल सॉइल है, एलुवियल मिट्टी है, कहां कहां पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी कहां कहां पाई जाती है? तो लिखा है उत्तर भारत का विशाल मैदानी क्षेत्र, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र। अब देखो, उत्तर भारत का कौन सा, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला, यहां से ये वाला जो क्षेत्र है, ये किस में आता है, उत्तर भारत में। ठीक है, अब ये मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है, जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, जैसे जिसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ना, इधर यहां ये असम, ये वाला जो क्षेत्र है भैया, ये क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। आगे चलते हैं, नदियां कौन कौन सी, सिंधु नदी, गंगा, यमुना, घाघरा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां आती हैं। आपको मुझे लग रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक से, थोड़ा कलर का मिसमैच है, तो मैं आपको इसका PDF दिला दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है नदियां, सिंधु नदी लिखा हुआ है, गंगा लिखा हुआ है, यमुना लिखा हुआ है, घाघरा लिखा हुआ है, कोसी और ब्रह्मपुत्र लिखा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा जलोढ़ मृदा क्षेत्र भी इसी को कहा जाता है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये भारत का सबसे बड़ा जलोढ़ मृदा क्षेत्र है। ठीक है, ये चलो आगे चलते हैं। पूर्वी तट में कौन कौन सा है, तो राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, नदियां महानदी, गोदावरी। मतलब पूर्वी तट पर जब हम जाएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है भैया, यहां पर भी क्या होते हैं, पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते, मतलब पूरा एक हिसाब से अगर कह लें तो पूरा यहां से लेकर के ये वाला क्षेत्र जो है, यहां तक पूरा देख सकते हैं, यहां तक पूरा देख सकते हैं। मतलब पूर्वी तट में जो क्षेत्र है, ये भी भैया जलोढ़ मृदा से परिपूर्ण है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है जलोढ़ मृदा से परिपूर्ण है। आगे चलेंगे, ब्लैक सॉइल की बात करते हैं, काली मिट्टी की बात करते हैं, इसकी विशेषताओं की बात करते हैं भैया। तो पोषक तत्वों से भरपूर, कपास की खेती के लिए आदर्श। इसका निर्माण कैसे होता है, आइए जानते हैं। देखो, अब इसको और थोड़ा सा जान लो। ब्लैक सॉइल को, जो काली मिट्टी क्या है भैया, ब्लैक रेगुर, इसको काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी को कितने नामों से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को भैया रेगुर कहा जाता है, इसे कपासी मृदा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। निर्माण की क्या प्रक्रिया है, आइए जानते हैं।
तो फॉर्मेशन इन्फ्लुएंसेस ऑन ब्लैक सॉइल, किस प्रकार से काली मिट्टी बनती है इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, बेसाल्ट चट्टानें पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी का निर्माण करती हैं, बेसाल्टिक चट्टानें, इसका निर्माण कौन करती हैं? बेसाल्ट। अब बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो भैया जब ज्वालामुखी आता है और ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, उस लावा से क्या बनता है? बेसाल्ट चट्टानें बनती है, और उन बेसाल्ट चट्टानों का जब अपक्षय होता है उससे बनती भैया हमारी काली मिट्टी। फिर जलवायु समय के साथ मिट्टी की विशेषताओं को आकार देने में भूमिका प्रदान करती है। हमारी जो भारतीय जलवायु है उसकी वजह से क्या होता है? इस मिट्टी को आकार मिलता है। कैसे? समय समय के साथ ये छोटे छोटे कणों में टूटती जाती है, इसमें ह्यूमस मिलते जाते हैं और उसके बाद ये मिट्टी में बदल जाती है। सूक्ष्म जीवों का जीवन मिट्टी के पोषक तत्वों और संरचना को समृद्ध करता है, और सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरिया होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं मिट्टी में रहते हैं, वो इस मिट्टी में मिलते जाते हैं और उसके बाद इसकी जो उपजाऊ क्षमता है, पोषक क्षमता है, वो और ज्यादा बढ़ती जाती है। आगे चलेंगे, ये मिट्टी का प्रयोग क्या है? तो भैया महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर? महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये मिट्टी का विकास कहां पर है, तो इस मिट्टी का जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र और गुजरात, गुजरात का कुछ हिस्सा, पूरा गुजरात नहीं, महाराष्ट्र और गुजरात किसके लिए उपयोगी है? तो कपास की खेती के लिए उपयोगी है। ठीक है, कपास की खेती के लिए उपयोगी है, इतना आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगली मिट्टी आती है लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी का निर्माण भी किससे होता है? जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी से आग्नेय चट्टानें जो बनती हैं, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उस लावे से जो आग्नेय चट्टानें बनती हैं, क्या है? आग्नेय चट्टानें बनती हैं। देखो सीधे सीधे यहां लिख देते हैं। देखो रेड सॉइल, पहली बात इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहले नीचे रखते हैं ज्वालामुखी को हम, ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी से जब उद्गार होता है तो इससे लावा निकलता है, क्या निकलता है? लावा। और उस लावा से निर्माण होता है किसका? अग्नेय चट्टानों का, अग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और ये अग्नेय चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटती हैं, अग्नेय कणों से, इससे अग्नेय, हाँ, इसमें क्या होते हैं भैया? लौह से भरपूर होते हैं। क्या होते हैं? अग्नेय चट्टानें। और इन अग्नेय चट्टानों में लौह से भरपूर होते हैं। कृषि के लिए खूब सारा आयरन इनमें उपलब्ध होता है, कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं, इसलिए भैया इसको लाल मिट्टी कहा जाता है। राजस्थान का जो क्षेत्र है ना, उसमें। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, लेटेराइट मिट्टी की बात करते हैं। तो लेटेराइट आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से भरपूर होता है। किससे भरपूर होता है? आयरन और एल्यूमिनियम से भरपूर होता है। ठीक है, आयरन और एल्यूमिनियम से भरपूर होता है। इनका भी निर्माण जो है, जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी, कुल मिला के जो लाल मिट्टी होती, कह लो सीधे सीधे, जो लाल मिट्टी होती है ना, लाल मिट्टी में जब नमी की मात्रा बढ़ जाती, क्या है भैया? लाल मिट्टी जो होती है इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं, पीली। ठीक है, पीली मृदा। अब देखो इसमें क्या हो, जब लाल मिट्टी होती है, जब लाल मिट्टी में क्या हो जाता है? नमी आ जाती है, नमी आ जाती है तो वो हल्का कलर कैसा उसका? पीला दिखने लगता है। नमी के कारण उसका कलर पीला दिखने लगता है, इसलिए इसे लेटेराइट या फिर पीली मिट्टी कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, शुष्क मिट्टी की विशेषता। शुष्क मिट्टी की बात करते हैं। शुष्क मिट्टी का क्षेत्र सीधे सीधे राजस्थान, इसे क्या कहते हैं? ये एक तरह से कहें, एक तरीके से अगर हम देखें तो इसको हम रेगिस्तानी मिट्टी भी कह सकते हैं। कहां पर पाया जाएगा? रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में। मरुस्थली मिट्टी भी इसे कहा जाता है। और किस नाम से जाना जाता है इसे? मरुस्थलीय मृदा। आपके बुक में आपको किस नाम से देखने को मिलेगा? मरुस्थलीय मृदा के नाम से इसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मरुस्थलीय मृदा क्या होती है भैया? इसमें जो है नमी की मात्रा बहुत कम होती है, एकदम से ना के बराबर होती है। इसमें किसी प्रकार की कोई वनस्पतियां नहीं उगती, झाड़ कांटे वाली चीजें इसमें उगती हैं, क्योंकि इसमें नमी की मात्रा बहुत कम होती, फसलें उगाना मुश्किल होता है। ये ऐसे फटी हुई होती, देख रहे हो ऐसे चिहराई चिहराई मिट्टी ऐसे। ठीक है, ये सब ठीक है, इसमें नमी की मात्रा बहुत कम होती है। इसे कहते हैं एराइड सॉइल। क्या कहते हैं? फाउंडेशन इन ड्राई डिजर्ट लाइक अ रीजन्स ऑफ इंडिया। जो भारत का रेगिस्तान वाला क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर इस मिट्टी को पाया जाता है। चलो आगे चलते हैं, वन मृदा। एक और मिट्टी होती, कौन सी? वन मृदा। वन मृदा की क्या विशेषताएं हैं? तो भैया जो फॉरेस्ट सॉइल है उसमें कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्वों से भरपूर होती। क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ होते हैं, ये जो पेड़ होते हैं, इनकी पत्तियां ऊपर रहती हैं, खूब सारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसके चलते इनमें खूब सारा फूड एकत्रित हो जाता है। बाद में ये पत्तियां क्या होती हैं? नीचे गिरती हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ह्यूमस की लेयर दिख रही है। क्या है? पूरा ह्यूमस की लेयर दिख रही है। जैसे आप जंगल जाते हो, वहां पर जब आप मिट्टी खोदना शुरू करते हो तो कुछ देर तक, कुछ दूर तक आप खोदते रहते हो गड्ढा, उसमें सिर्फ सड़ी हुई पत्तियां निकलती रहती है ना। वही सड़ी हुई पत्तियां ही क्या करती हैं भैया? ह्यूमस का निर्माण करती हैं, और वही ह्यूमस धीरे धीरे मिट्टियों में बदल जाता है और वहां की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है।
आगे चलते हैं, भारत में मृदा संरक्षण के प्रयास। अब देखो ये मिट्टी जो है ना, जो उपजाऊ मिट्टी है, इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, बहुत ज्यादा इनका मिसयूज हो रहा है, बर्बाद हो रही है। इस उपजाऊ मिट्टी की धीरे धीरे क्षेत्र कम होते जा रहे हैं, इसलिए मृदा संरक्षण के प्रयास भी किए जा रहे हैं। भारत टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के साथ मृदा स्वास्थ्य को संरक्षित करने और कटाव से निपटने के लिए नवोन्मेषी पद्धतियों को लागू कर रहा है, मतलब नई नई ऐसी पद्धतियों, टेक्नोलॉजी को प्रयोग कर रहा है ताकि हम मृदा को संरक्षित कर सके, मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है उसको बनाए रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे भैया इतना ही था, आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको कैसे पता चला कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, आखिर उस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है जिसमें आप खेती करते हैं, जिसमें आप फसलें उगाते हैं, और कौन सी मिट्टी कहां पर पाई जाती है। मुझे पता है कि मैंने ये नहीं बताया कि इसमें कहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेकिन मैं एक और वीडियो लाऊंगा जहां पर मैं पूरा एकदम एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि भैया अगर मैं इसमें और सारा चीजें ऐड करता, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, और बड़े वीडियो को आप लोग पसंद नहीं करते हो। दैट्स वाई मैं एक अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन सी मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपजाऊ है, कौन सी मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो भैया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि अगला आप जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, आप किस विषय पर वो टॉपिक किस विषय पर वो वीडियो देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगर मैं ऐसा कोई दूसरा वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें और जानकारी प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।